मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं बिहार राज्य के गया ज़िले का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना जो 10th है वो टिकारी राज इंटर स्कूल टिकारी से पहला अटेम्प्ट मैं दे दिया था, बट मेरे प्री क्लियर नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद 16, 17, 18 ये तीनों बार प्री क्लियर हुए, जिसमें 17 में मैं इंटरव्यू भी दिया और 20 में भी मैंने मतलब मेरा प्री क्लियर हुआ, तो उस बार भी मेंस दिया, बट मेंस क्वालिफाई नहीं किया। और इस बार जो 21 में प्री पास किया हूँ तो मेंस दे दिया हूँ और उसका 10 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है, तो उसी के इंतज़ार में। उसके बाद फिर अगर कॉल हुआ तो फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग जाऊँगा। हाँ, ये था कि जब जिस मकसद से आया था उस समय तो यूपीएससी के लिए ही मतलब यहाँ तैयारी करने आया था। तो बीच में जैसे 18 में तो थोड़ा सा 1-2 इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, मतलब 18 वाले मेंस में तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैंने अटेम्प्ट भी अगले बार नहीं लिया था, सोचा कि मेरे लिए यूपीएससी हो सकता है नहीं हो मुझसे, तो मैं स्टेट में लग गया था। तो स्टेट में मैं बिहार में 64वीं का मेंस भी दिया था, वहाँ मतलब इंटरव्यू कॉल भी मेरा हुआ था। और फिर वहाँ भी फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर यूपी पीसीएस में भी 18 में मैंने दिया था, तो वहाँ भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। और 19 में भी यूपी पीसीएस दिया, फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ। और फिर 20 में मतलब मेरा प्री नहीं हुआ था, बट 21 में फिर प्री क्लियर हुआ है। तो अभी 23 से पेपर है उसका, 23 से 27, तो अभी उसी के प्रिपरेशन में लगा हुआ है यूपी पीसीएस की पॉइंट में। मैंने जब पहली बार मेरा मेंस नहीं हुआ था तो प्री नहीं हुआ था, तो मैं ये देखा था कि उस समय प्री नहीं होने का कारण ये था कि मैं सब हवाई में था, मतलब करेंट अफेयर्स और जो नोट्स वगैरह कोचिंग के थे उसके भरोसे था। यूपीएससी में फैक्ट के पीछे कम भागे, मतलब कंसेप्ट के पीछे भागे, और जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का रेशनलिटी क्या है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फ्री वीडियोस लेक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हेमंत झा सर का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। हेमंत झा सर को कौन नहीं जानता। ये वीडियोस लेक्चर आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो 17 मार्च तक आप देख सकते हैं। अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर है, इसे फ्री में मजबूत बनाना चाहते हैं, या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रेप लैडर के हेमंत झा सर के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। और हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। तो दोस्तों आज हैं हम मनीष भैया के साथ, जिन्होंने यूपीएससी के 5 मेंस लिखे हैं और एक बार इंटरव्यू भी दिए हैं। तो आज हम सर से जानेंगे इनके स्ट्रेटजी के बारे में, और जैसा कि सर का ये लास्ट अटेम्प्ट है तो सर के बारे में ही सर से सब कुछ अच्छे से जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बता। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं बिहार राज्य के गया ज़िले का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना जो 10th है वो टिकारी राज इंटर स्कूल टिकारी से किया है। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स में मतलब गया कॉलेज गया से फर्स्ट क्लास किया हूँ। राइट। तो आप ग्रेजुएशन के बाद से यूपीएससी की तैयारी करने लगे? नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 2014 में कंप्लीट हुआ था जी। और 2015 से मैं कंटिन्यू यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 2015 जनवरी में मैं दिल्ली आया था। ओके, तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप यूपीएससी की तैयारी कहाँ से स्टार्ट किए थे और कितने साल हो गए? कितने बार आपने मेंस प्री क्वालिफाई किया और इंटरव्यू? 2015 में मैं जब यहाँ आया था तो पहले अटेम्प्ट में उस समय अगस्त में पेपर होते थे जी। तो पहला अटेम्प्ट मैं दे दिया था, बट मेरे प्री क्लियर नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद 16, 17, 18 ये तीनों बार प्री क्लियर हुए, जिसमें 17 में मैं इंटरव्यू भी दिया और 20 में भी मैंने मतलब मेरा प्री क्लियर हुआ, तो उस बार भी मेंस दिया, बट मेंस क्वालिफाई नहीं किया। और इस बार जो 21 में प्री पास किया हूँ तो मेंस दे दिया हूँ और उसका 10 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है, तो उसी के इंतज़ार में। उसके बाद फिर अगर कॉल हुआ तो फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग जाऊँगा। तो सर अगर हम बात करें ओवरऑल तो आप कितने साल से लगे हुए हैं इस यूपीएससी? ऑलमोस्ट अगर 15 से देखो तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 7 साल ऑलमोस्ट हो गए। ओके,
तो सर इतनी बड़ी जर्नी, इतना दूर से आप चलते हुए आ रहे हैं, तो सर इसमें मोटिवेशन आपका क्या रहता है? आपको कभी थोड़ा वो लगता है लाइक कि इतने साल से दे रहे हैं तो? ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हाँ ये था कि जब जिस मकसद से आया था उस समय तो यूपीएससी के लिए ही मतलब यहाँ तैयारी करने आया था। तो बीच में जैसे 18 में तो थोड़ा सा 1-2 इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, मतलब 18 वाले मेंस में तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैंने अटेम्प्ट भी अगले बार नहीं लिया था 19 का। मैं सोचा कि मेरे लिए यूपीएससी हो सकता है नहीं हो मुझसे, तो मैं स्टेट में लग गया था। तो स्टेट में मैं बिहार में 64वीं का मेंस भी दिया था, वहाँ मतलब इंटरव्यू कॉल भी मेरा हुआ था, और फिर वहाँ भी फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर यूपी पीसीएस में भी 18 में मैंने दिया था, तो वहाँ भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। और 19 में भी यूपी पीसीएस दिया, फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ। और फिर 20 में मतलब मेरा प्री नहीं हुआ था, बट 21 में फिर प्री क्लियर हुआ है। तो अभी 23 से पेपर है उसका, 23 से 27, तो अभी उसी के प्रिपरेशन में लगा हुआ है यूपी पीसीएस का मेंस का। फाइन सर। तो सर ये बताइए, जैसे आपने 5 बार मेंस दिया है, तो इसमें आपका स्ट्रेटजी क्या रहता था? स्ट्रेटजी क्या फॉलो किया आपने? हमेशा प्री क्लियर किया हर बार? इससे पहले बार तो जब मैं दिया था तो उस समय मेरा पूरा सिलेबस तैयार नहीं था 2015 में, लेकिन इतना था कि मतलब जो मेन टॉपिक हैं जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सब तैयार थे, बट पूरी तरह से मतलब क्लैरिटी नहीं थी। फिर भी मैंने अटेम्प्ट ले लिया था, तो उस बार क्लियर नहीं हुए। लेकिन 16 में था कि 16 का पेपर में भी मेरे आत्मविश्वास उतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस साल मैं बीजान आईएएस का जो PT 365 था तो उसको इतना बार पढ़ा था, 3-4 बार, और ऑलमोस्ट मतलब बीजान आईएएस से ही करीब मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया था उस साल। 65 से 70 क्वेश्चन तो सिर्फ करेंट अफेयर्स आए थे। तो उस साल मेरा प्री में 122 नंबर आए थे, 116 कट ऑफ थी, तो जनरल कैटेगरी से 122 में मेरा नंबर आया था। तो और उसके बाद फिर 17 हो, 18 हो, इस सब में हमेशा मेरे प्री में 120 प्लस के आसपास, 115 प्लस के रेंज में मार्क्स आते रहे हैं। 2020 में भी 108 नंबर मेरे थे, 108 पॉइंट कुछ। तो और फिर 21 में भी मेरे जो अभी तक तो मार्क्स नहीं आया, लेकिन उसमें भी 120 के रेंज में ही होंगे। ग्रेट। तो सर आप कुछ की पॉइंट्स बताना चाहेंगे? क्या ऐसा की पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपका हर बार प्री हुआ? की पॉइंट में मैंने जब पहली बार मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो प्री नहीं हुआ था, तो मैं ये देखा था कि उस समय प्री नहीं होने का कारण ये था कि मैं सब हवाई में था, मतलब करेंट अफेयर्स और जो नोट्स वगैरह कोचिंग के थे उसके भरोसे था। लेकिन उस बार मेरा नहीं हुआ, तो मैं एनसीईआरटी पे पूरा फोकस किया, और एनसीईआरटी से मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग करने का काम किया। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आया, तो उसके बाद प्रीलिम्स बहुत आसान हो गया मेरे लिए। और फिर बुक्स वगैरह पढ़े, तो मैं पहले क्या था कि रटने पे फोकस करता था, फैक्ट के पीछे भागता था। लेकिन उसके बाद जो है मतलब यूपीएससी में होता है कि फैक्ट्स भी जो होते हैं आपको कॉन्सेप्ट को ही रीच करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको आसानी से प्री क्लियर हो जाएंगे, और फैक्ट्स उसको रिटेन करने में भी आपको आसानी होगा जब तक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस वजह से फिर मेरे प्री कभी रुके नहीं, और मेरा प्री में अच्छा है कमांड रहा। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब यूपीएससी में फैक्ट के पीछे कम भागें, मतलब कंसेप्ट के पीछे भागें, और जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का रेशनलिटी क्या है, इन सब मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है। और फैक्ट बस उतना ही चाहिए जितना कि आप अपने तर्क को सब्सटेंशिएट कर सकें। तो सर अभी जैसे कि आपने बताया एक बार आपने इंटरव्यू भी दिया है, तो सर उसकी जर्नी क्या थी? एक बार आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें आपके कितने मार्क्स है और कितने मार्क्स से रह गए? वो जो था मतलब इंटरव्यू जब मैं दिया था तो मुश्किल से मेरे कट ऑफ से मात्र 7 नंबर ज़्यादा थे। ठीक है, 7 मार्क्स से रह गए? हाँ नहीं, कट ऑफ से ज़्यादा थे। मेंस में जो मार्क्स आए थे उस मतलब जो मेंस कॉल हुआ था मेरा इंटरव्यू का, तो मेंस का जो कट ऑफ मार्क्स था उससे मात्र मैं 7 नंबर ही ज़्यादा था। हालांकि इंटरव्यू में मेरे 176 नंबर थे, लेकिन ओवरऑल मतलब 22-23 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। अच्छा, बस 22-23 नंबर से आपका फाइनल सिलेक्शन रुक गया था? हाँ। ओके, तो सर अभी इसके पीछे मतलब क्या आपने फिर अगली बार इस बार क्या सुधार किया अपने अंदर, जो कि आपने उस बार गलतियां की थी, तो अभी आपको क्या सुधार लगता है आपने? उसके बाद तो जो 18 वाला मेंस दिया था उसके साथ मैं मतलब जो इंटरव्यू दिया उसके अगले बार जब मेंस दिया तो मेरा डिजास्टर हो गया। मतलब इतने ख़राब नंबर मेरे आए कि मतलब मेंस का जो कट ऑफ था उससे मैं 100 नंबर के ऑलमोस्ट नीचे था। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत ही सेटबैक था। इसी कारण मुझे लगा कि अब यूपीएससी मुझसे होगा नहीं। मतलब सीधा आप इंटरव्यू दिए और अगले बार आपका मेंस कट ऑफ जो है उससे 100 नंबर कम मार्क्स आए, तो ये ट्रेजेडी है जो मेंस का कट ऑफ है। जी। तो मुझे लगा कि अब मेरा नहीं होगा। मैं तैयारी कर रहा था 19 में प्री देने का,
बट मैं फिर सोचा कि इतना कम है, लगता है मेरे से नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दिया, उस बार अटेम्प्ट ही नहीं लिए। फिर अगले बार 2020 में मैंने फिर अटेम्प्ट लिया, तो 2020 में तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। इस बार तो मैं EWS कैटेगरी से दिया था 2020 वाला अटेम्प्ट, तो फिर भी मेरे मेंस क्लियर नहीं हुए क्योंकि मेरे 678 नंबर थे मेंस में, और उस समय जो कट ऑफ थी 687 था, तो 9 नंबर से मेरा मेंस रुक गया था। ओके, तो सर आपकी इतनी जर्नी है, तो सर आपको क्या लगता है यूपीएससी क्या चाहती है? जैसे कि आपने इतने बार मेंस लिखे, तो क्या ऐसा चीज़ है, पॉइंट है जो नहीं? अब ये मुझे पता होता तब तक मैं सिलेक्ट हो गया होता क्या चाहता है यूपीएससी, लेकिन यही है कि जो उसका डिमांड है उस पर मतलब हर बार मतलब ये होता है कि कुछ कमियां तो रह रही है, तभी तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो अगले बार मैं जब रिजल्ट नहीं हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो बैठ कर एनालाइज करता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्वेश्चन लिखा, उसमें क्या कमियाँ रही और मैं क्या बेहतर कर सकता था, तो कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ कमियाँ और उस पर काम करता हूँ और फिर अगले बार देता हूँ उस आत्मविश्वास के साथ। अब ये होता है कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नया तरीके से शुरू हो जाती है। तो यही कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो उसका वही है कि कोई हार्ड एंड फास्ट कोई है नहीं कि कोई कह दे कि क्या चाहता है। अगर ये पता हो जाता तो मैं तो उस पर काम करता और सिलेक्ट हो गया होता। राइट। लेकिन ये है कि बुनियादी रूप में मतलब जो सिलेबस है उसका थॉरोली, उसके पीछे का रेशनलिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब चीज़ें अगर आपके पास है, आपको एनालिटिकल एबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर वो गेस करते हैं डिसीजन मेकिंग वगैरह, जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। पॉइंट टू बी नोटेड। तो सर जैसा कि आपने इतना फेलियर से देखा है, इतने बार आप फेल हुए हैं, तो सर आपको क्या लगता है हमें कुछ प्लान बी भी रखना चाहिए या इसी पर पूरा डिपेंड रहना चाहिए, कैसे? देखो यार, मतलब इसमें तो मैं ये प्लान बी तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसको बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यूपीएससी जो है वो अनप्रिडिक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि मतलब हो भी सकता है लेकिन कोई 100 मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से होना ही है, कोई डाउट नहीं 100%। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिलेक्ट नहीं भी हुए, आपने पूरी अपना बेस्ट दिया, सही बात। तो प्लान बी तो होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा कैरियर आपके सामने होता है। कोई मतलब 28 साल 30 साल तक आप मेहनत किए, उसके बाद नहीं है तो आप तो नए सिरे से कुछ पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके पास प्लान बी होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्लान बी उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है जो जिनका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसे जो इंजीनियर हैं या मेडिकल किए हुए हैं या कोई और भी जिनके पास बीएड वगैरह है, तो वो तो और फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जो सिंपल बस ग्रेजुएट हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जिनके पास कोई है नहीं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है उनके लिए आगे। तो वही फिर मतलब वो क्या करते हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़ाने का काम या कंटेंट वगैरह का काम, या फिर अपना यूट्यूब चैनल खोल के कुछ, या टेलीग्राम, या फिर बहुत तो एकेडमिक लाइन में जा करके जैसे पीएचडी वगैरह करके प्रोफेसर्स लाइन में करते हैं, या फिर टीचिंग के क्षेत्र में। तो यही सब फिर विकल्प बचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मतलब एक डर सा लगता है कि नहीं हुआ तो फिर स्टेट पीसीएस है, अगर वहाँ भी अगर नहीं हुआ तो फिर आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लान भी रहना चाहिए। आज मुझे रियलाइज हो रहा है, उस समय तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था हो जाएगा, लेकिन आज अब मुझे लगता है कि नहीं, इतने भी अगर नहीं हुआ तो प्लान भी तो होना चाहिए कुछ, आप कि अगर नहीं हुआ तो आप कहीं और कुछ काम कर सकें। जी सर, राइट। तो सर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ही देना चाहते हैं, यूजी के बाद, तो उनको पीजी वगैरह साथ में करना चाहिए, जैसे एमए वगैरह हो गया, जैसे मान लीजिए जो बीए कर रहे हैं सपोज, तो उनको एमए वगैरह करना चाहिए ये साथ में, या डायरेक्ट अभी जब यूपीएससी का कर रहे हैं तो 2-3 साल अच्छे से यूपीएससी का ही दें? अब डिपेंड करता है कि वो जैसा आपने अभी क्वेश्चन पूछा प्लान बी, तो अगर वो कर ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है कि साथ में आपने एमए कर लिया तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है तो 1-2 साल आप समय दे सकते हैं कि 2-3 साल आप यूपीएससी को दें, पूरा बेस्ट अपना दें। अगर नहीं हुआ तो फिर आप सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं लगे रहे अटेम्प्ट के कारण, क्या बच रहा है तो आप फिर आप कोई प्लान बी सोचें, और अगर कहीं लगता है तो आप कुछ और साइड से करते रहें। क्योंकि वहाँ पर अगर आप 1-2 साल के बाद अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं और 1-2 बार फेल हो गए हैं, तो अगर आपका वो वैकेंट जा रहा है, कोई आप नहीं तो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतना साल कर क्या रहे थे? सिर्फ यूपीएससी की तैयारी मजाक है क्या? 5-5, 6-6, 7-7 साल आप तैयारी कर रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा है, क्या है आप? तो चाहे तो आप नौकरी करो या फिर आप कुछ एकेडमिक डिग्री लेते रहो, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, आप कुछ अलग कर, यानी कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगे बोर्ड को भी, क्योंकि इंटरव्यू में उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर आप इतने साल से सिलेक्ट नहीं हुए जी,
तो 7 साल से कर क्या रहे हैं? आप तो एक मतलब बेरोजगारों का लिस्ट बढ़ा रहे हैं देश में, परिवार पे भी बोझ हैं। तो ये सब क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री उत्तर देना बहुत मुश्किल हो जाता है बोर्ड के सामने। तो मैं यही राय दूंगा कि आप ग्रेजुएशन किए हैं और आपका मोटो अगर यूपीएससी है तो आप 1 आध साल तैयारी कीजिए, लेकिन उसके बाद आप चाहे तो कुछ कहीं जॉब कीजिए, पार्ट टाइम ही कीजिए, अपने पे डिपेंडेंट हो जाइए। और नहीं तो फिर आपको एकेडमिक डिग्री लेते हुए आप ये दिखाइए कि नहीं सर मैं कंटिन्यू हूँ, मेरा जो है खाली नहीं हूँ, खाली नहीं यूपीएससी पे डिपेंड है। ओके, तो सर आपका ऑप्शनल क्या था बाय द वे? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री? हाँ, 15 वाला जो ऑप्शनल था उसमें मैं सोशियोलॉजी से दिया था, क्योंकि उस साल मैं ऑप्शनल पढ़ा नहीं था पूरा जी। तो मेरी एक बहन है वो उससे मैं वो सोशियोलॉजी पढ़ती थी, तो उससे मतलब इंटरेक्शन था, तो सोशियोलॉजी पर भी मेरा अच्छा कमांड था। तो 15 वाला अटेम्प्ट मैंने सोशियोलॉजी से दिया, बट 16 से फिर मैं पूरा हिस्ट्री दिया, क्योंकि हिस्ट्री में द स्टडी जो है ना मणिकांत सिंह का, तो वहाँ से मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी किया था। ओके, तो सर का ऑप्शनल हिंदी है, सॉरी हिस्ट्री है और हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। तो सर ये आपके जर्नी में कितना योगदान किया आपका हिस्ट्री ऑप्शनल एज अ? हिस्ट्री मेरे साथ तो ऐसा कह सकता हूँ कि एक बार तो बहुत अच्छे नंबर 290 के रेंज में भी मेरे मार्क्स आए हैं जी। और फिर मतलब 203 नंबर भी मेरे हिस्ट्री में आए हैं और एक बार 290 भी आए हैं, दोनों मिला करके। और फिर इस बार जो 20 में दिया था, इस बार मेरे 258 नंबर थे, तो मतलब एक बार 234 नंबर थे, तो ऐसा ही मार्क्स आए हैं। ऐसे मार्क्स है। तो सर कितना सुइटेबल मार्क्स कितना होता है वैसे ये ऑप्शनल में देखा जाए तो? 500 ऑप्शनल में तो अगर यूपीएससी के लिस्ट में अगर फाइनल लिस्ट में नाम है तो 260 के रेंज में अगर ऑप्शनल है, और बाकी आपका जीएस और ऐसे ठीक ठाक है, औसत है, तो आप रेंज में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉपर आईएएस वगैरह के लिए हिंदी मीडियम में तो ऑप्शनल में कम से कम भी 290, 300, 305, 285 ऐसे मार्क्स आने चाहिए। मतलब आईएएस के लिस्ट में के लिए टॉप 200 के मतलब अंडर 100 रैंक चाहिए, तो ऑप्शनल में तो कम से कम 300 स्कोर करना चाहिए हिंदी मीडियम में, क्योंकि आप ऑप्शनल और ऐसे ही ऐसे सब्जेक्ट हैं और फोर्थ पेपर और फर्स्ट पेपर जहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम से बहुत पीछे नहीं रह सकते, यहाँ आप उनको बीट कर सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन सेकंड थर्ड पेपर में वो स्वाभाविक रूप में कुछ एज ले जा जाते हैं, जैसा कि पिछले कुछ सालों का ट्रेंड मैंने देखा हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्शनल में 280 प्रॉपर रैंक के लिए जो अंडर 100 में 280, 85 से कम नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, तो सर जैसा कि अभी बताया कि इसमें एस्से और इथिक्स और ऑप्शनल जो ये 3 चीज़ होते हैं ये आपके मार्क्स को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं, है ना सर? विशेषकर हिंदी मीडियम के लिए तो ये मतलब अगर यहाँ आपने कहीं लूज किया तो फिर तो आप डिजास्टर में जाएंगे, इसलिए ये 4 पेपर तो आपका मतलब सॉलिड होना चाहिए। या पॉइंट टू बी नोटेड। तो सर अब जैसे आपने यूपीएससी के बारे में भी यूपीपीएससी के बारे में भी बताया, तो उसमें आपका कौन सा अटेम्प्ट था और उसका यूपीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों को कैसे आप मैनेज करते हैं? जब मैं 2018 में दिया था यूपीपीएससी का, तो उस समय मैं प्री तो पास कर गया था। उसके बाद फिर जब 2019 का जो प्री का मेरा तैयारी करना था, तो उस समय मैंने अटेम्प्ट दिया ही नहीं था। अच्छा। तो मेरे को सिर्फ मैं यूपी बिहार पे फोकस था, तो बिहार का 64वीं दिया था, यूपी पीसीएस का 18 वाला मेंस दिया था। तो सर इन दोनों का सिलेबस वगैरह अलग अलग होता है? नहीं, यूपी पीएससी का तो एक बहुत ही अच्छा बात है कि उन्होंने यूपीएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, तो वहाँ पर कुछ ये नहीं करना पड़ता है। हाँ, हिंदी जो एक पेपर है जो 150 नंबर का होता है, तो यूपीएससी में तो कंपलसरी है, वहाँ पर बस आपको पास करना है मिनिमम, लेकिन यूपीएससी में वो मेरिट में जोड़ते हैं, तो हिंदी का वहाँ रोल अच्छा है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। बस यही अंतर मुझे लगा यूपीएससी और यूपीपीएससी में। ओके सर, एक बार आप प्रॉपर बुक बता दिए जो कि आपने प्रीलिम के लिए फॉलो किए। प्रीलिम के लिए मैंने जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैं मुरनाल सर का वीडियो थ्रू आउट, उस समय जब वो मुरनाल पे पढ़ाते थे, अब तो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मुरनाल सर का वीडियो फॉलो करते रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स मेरा सबसे अच्छा सेक्शन है और उसके लिए एनसीईआरटी का भी कुछ किताब है, और हिंदी मीडियम का मेंस के लिए रामेश्वर सर का भी जो था उसको मैंने किया था। और मैं बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स ही मेरा सबसे शानदार सेक्शन है। अभी तक प्री में मैं इसलिए इतना बढ़त में रहता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरे रेयर क्वेश्चन कभी गलत हुए हैं। अच्छा, ठीक है, इकोनॉमिक आपका अच्छा है। हाँ, तो ये वाला सेक्शन है। दूसरा जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, और हमारी संसद की किताब भी पढ़ सकते हैं जो सुभाष कश्यप का है। और एनसीईआरटी तो बहुत ही बेसिक है कि मतलब जो 9 से लेकर के जो 12 तक का एनसीईआरटी है उसको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार जो 2021 प्री में जो क्वेश्चन आए थे उस एनसीईआरटी से कम
4 या 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, पॉलिटी का जो 12 या 15 क्वेश्चन थे उसमें। जी जी। तो एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना चाहिए 9 से लेकर 12 तक। और ज्योग्राफी सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में पेरियार क्या एक किताब आता है तो अरविंद कुमार का, तो वो भी अच्छा किताब है, उसको कर सकते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और अगर यूट्यूब पर कोई चैनल देखना चाहते हैं तो पीएमएफ करके है एक चैनल ज्योग्राफी का, तो वो बहुत अच्छा है। और मुर्राल सर का ही जो वहाँ पे एक मैडम है, उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनका भी ज्योग्राफी उन्होंने कवर किया है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन अल्टीमेटली एनसीईआरटी का कोई जवाब नहीं है ज्योग्राफी के लिए। और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी का किताब है, उस एनसीईआरटी किताब को कवर करने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस में, वो अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तब तो फिर कोई बात नहीं। एक दृष्टि आईएएस का जो बुक है वो कवर किया है। लेकिन फिर भी मैं राय दूंगा कि वो एनसीईआरटी का किताब ज़्यादा बेहतर है। एनसीईआरटी कर लें, इग्नू का आता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन सब का कंपाइलेशन किया है दृष्टि ने हिंदी मीडियम में। लेकिन फिर भी वो जो ओरिजिनल किताब होता है जो एनसीईआरटी, उसका मुकाबला नहीं है। वो सब कट कॉपी पेस्ट करके वो बनाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर शंकर आईएएस का किताब अगर आप इंग्लिश कुछ समझ सकते हैं तो वहाँ से कर लें। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल था तो मैं शंकर आईएएस से मतलब किया था इन्वायरमेंट का। और बाकी साइंस टेक का मैं बीजन आईएएस का जो 2-3 साल का पीटी 365 जो रहता था, जैसे 2018 में है तो 17-18 16 का भी कवर कर लिया। तो वो जो पीटी 365 जो है उसी से रेंज है, क्योंकि वहाँ पे किताब से कोई ज़्यादा नहीं आता। जो करंट में जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसी से पूछते हैं और उसी का एप्लीकेबल पार्ट पूछते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए। मैं बीजन आईएएस को थ्रू आउट फॉलो करता हूँ और मैं करंट के लिए कहीं और नहीं गया हूँ। ओके सर, आपने सीसेट के बारे में नहीं बताया। मेरा मैथमेटिक्स से ये था, मतलब ग्रेजुएशन था और पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो सीसेट में मुझे कभी कोई डर नहीं रहा। मैं कभी सीसेट के लिए वहाँ पे सीधा एग्जामिनेशन हॉल में मैं सॉल्व करता था, क्योंकि बस उसमें पास करना था और मेरे मार्क्स अच्छे आते थे सीसेट में। इस बार थोड़ा सा डिजास्टर हो गया था, मैं डर गया था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे सीसेट के, तो लेकिन फिर भी आसानी से पास कर गया। ओके सर, ओके। तो आई थिंक सो हमने बहुत सारी क्योरीज जो हैं सर से आज डिस्कस की हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।